ये एक कंकाल है ना। तो ये क्या करता है हमारे शरीर में ढांचा का काम करता है। जय हिंद। चलिए आज हम लोग पिछले जो हम लोग पढ़े थे कि कोशिका के बारे में हम लोग कुछ जानकारी हासिल किए थे, तो उसके आगे का वीडियो हम लोग आज हम लोग पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जैसे कि आधी खिड़की और घूंघट की आड़ में दुनिया अंधेरी दिखाई देती है। आधी खिड़की और घूंघट की आड़ में ये दुनिया जो है धुंधला सा दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, खिड़की से बाहर निकलना है, इस दुनिया को साफ साफ देखना है। तो चलिए आप एसएस क्लासेस से जुड़ जाइए और जल्दी से जुड़ जाइए। और आप बैठकर नोटबुक और अपने साथ जो है एक कलम ले लीजिए। आपको कुछ पॉइंट जो है आपको नोट करने की जरूरत पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो आप जरूर देख ले, और ये जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप इसमें जाइएगा और पीछे का वीडियो आप देख लीजिएगा, तब हम लोग आगे का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जैसे कि हम लोग देखे थे कि कोशिका जो है, इसको हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कोशिका। और हम लोग पिछला देखे थे कि ये जो हम लोग का कोशिका है, इस कोशिका के अंदर हम लोग बहुत सारा अंग के बारे में हम लोग देख चुके थे। जैसे हम लोग देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देखे थे, गोल्जी काय हम लोग देखे थे, और हम लोग वैक्यूल्स के बारे में हम लोग देखे थे। और कोशिका का जो निर्माण है हम लोग, उसके पहले हम लोग कोशिका झिल्ली देखे थे, कोशिका झिल्ली। और इसके बाद हम लोग कोशिका झिल्ली के बाद हम लोग देखे थे कोशिका भित्ति देखे थे, जो सेल के बाहरी आवरण होता है। हम लोग कोशिका भित्ति हम लोग देख लिए थे। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उससे क्या होता है कि श्वसन का काम होता है और उससे एनर्जी का निर्माण होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग कोशिका का ऊर्जागृह हो गया, और इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो कोशिका का बिजली घर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर बिजली घर हो गया, कोशिका का ऊर्जागृह हो गया, तो क्वेश्चन अगर ऐसे भी आए कि कोशिका का एनटीपीसी किसे कहते हैं प्यारे छात्रों, एनटीपीसी जहाँ से बिजली बनता है, तो हम लोग का शरीर के अंदर बिजली कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का एनटीपीसी भी कहते हैं, नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। ये एनटीपीसी का फुल फॉर्म हुआ, अब नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग गोल्जी काय देख लिए थे। गोल्जी काय क्या करता है, हमारे शरीर में जो एनर्जी बना उसको शरीर में परिवहन का काम कौन किया, गोल्जी काय। व्हीकल्स क्या काम किया, तो व्हीकल्स में क्या होता है, पानी स्टोर रहता है, पानी का जो है संचय रहता है व्हीकल्स में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। यहीं पर क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। बोबरी नामक जीव वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था तारक काय। यह क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। यहीं पर कोशिका का पुनर्निर्माण होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन हम बताए थे कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो है यकृत में होता है, या स्वतः ही टूट फूट के क्या होता है, निर्माण हो जाता है। कोशिका विभाजन का मतलब यह नहीं हुआ कि कोशिका टूट टूट के अलग हो जाना, बल्कि अगर कहीं पर क्षतिपूर्ति होता है, कहीं पर कोशिका का क्षति होता है, तो उसका जो है निर्माण जो है वो तारकाई में यानी कि तारकाई यानी कि सेंट्रोसोम में होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। कहीं पर अगर कोशिका गड़बड़ा गया, कहीं पर कोशिका मर गया, कोशिका क्षति हो गया, तो निर्माण करके बना के उसको उस जगह को पूरा कर देता है। तो सबसे ज़्यादा तीव्र विभाजन कहाँ होता है, यकृत में होता है। और सबसे कम विभाजन कहाँ होता है, न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में होता है। अगर मस्तिष्क में अगर किसी को अगर हम लोग जोर से चोट कर देंगे और अगर चोट जो है अंदर तक चल जाएगा, तो इसका जल्दी से निर्माण नहीं होगा। इतना हम लोग आगे पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतःप्रदर्भ जालिका। अंतःप्रदर्भ जालिका, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये हमारे शरीर के आंतरिक कंकाल है, और ये आंतरिक सहायता करता है। माने शरीर के अंदर क्या करेगा, ये हमारे एक कंकाल का काम करता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये एक कंकाल है ना। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में ढांचा का काम करता है। मतलब हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करता है, और शरीर में ये क्या करता है, ये एक ढांचा का काम करता है। और हमारे शरीर में इसके बिना हम लोग खड़ा नहीं रह सकते हैं। मतलब हमारे शरीर में अगर ये हटा देंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, हमारे शरीर मांस का लोथड़ा बन जाएगा। उसी तरह से कोशिका के अंदर क्या करता है, ये जो अंतःप्रदर्भ जालिका होता है, ये कंकाल का काम करता है, कोशिका को खड़े रखने का काम करता है। तो ये और हमारा आंतरिक सहायता भी करता है। ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है यानी कि अंतःप्रदर्भ जालिका, ये देखिए ये एक फोटो हमने बनाया है। ये क्या होता है, एक इसका दो भाग होता है। एक भाग स्मूथ होता है, पूरा स्मूथ होता है, और दूसरा भाग खुरदरा होता है। खुरदरा इसलिए होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। खुरदरा इसलिए होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम क्या करेगा, ये खुरदरा होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। जब ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा, इसलिए इसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री।
तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और हमने यहाँ लिख भी दिया है कि जो रफ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और स्मूथ, ये स्मूथ देख रहे होंगे, ये स्मूथ है, पूरा पूरा चिकना है। जैसे कि आप चर्बी देखे होंगे, चर्बी, तेल, मछली का चर्बी, आप अगर मांसाहारी हैं तो मीट खाए होंगे, उसमें चर्बी आप देखे होंगे। तो ये चर्बी पूरा चिकना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ वाला, और ये वसा का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। इसका मतलब हो गया कि जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वसा का निर्माण करता है। ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम की खोज पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर आगे जो है हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। तब तक के लिए फिर से एक बार सभी को जय हिंद।